हेलो फैमिली। तो ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है बायो के चैप्टर का। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनेली। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, वो क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल को ऑर्गेनेली की नीड क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनेल कंटेन करता है, क्योंकि एक पूरा सेल सारे फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर सकता। अब जैसे एक फैक्ट्री होती है, उसमें डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट वर्क होता है करने को, क्योंकि एक पर्सन पूरी फैक्ट्री को होल्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे ही सेल के अंदर डिफरेंट जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो डिवाइड होते हैं डिफरेंट पार्ट पे, डिफरेंट ऑर्गेनेली पे। तो यही सब इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, न्यूक्लियस क्या होती है, जो कि सेल के सेंटर में लोकेटेड होती है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस का पार्ट है एक सेल के अंदर, जिसमें कि डबल लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये डबल होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर्स है अंदर, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमैटिन है। वो सब हम पढ़ेंगे अब क्या होता है ये। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बताया, डबल लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जिसके अंदर पोर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो मटेरियल ट्रांसफ़र होने की परमिशन देते हैं किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। ये देखिए प्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये ऐसा पार्ट होता है सेल का जो कि कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच में। जैसे कि ये अपने न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप ये डबल लेयर है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। तो इसके और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना, उसके और इसके बीच में कौन लाई करता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हमने पढ़ा यहाँ पर ये, हाँ, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब ये जो पोर्स थे, ये क्या वर्क कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे मटेरियल किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। द न्यूक्लियोलस इज़ द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस। जो अब न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस जो है वो एक डेंस मतलब एक बहुत थिक और एक घनी राउंड शेप की बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर, जो ये क्या करती है, राइबोसोम्स सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट टेक प्लेस। अब इसके अंदर क्या होती है कि सब यूनिट किसकी, राइबोसोमल की। अब एक नई चीज़ पढ़ेंगे हम, राइबोसोम्स। वो सिंथेसाइज कौन करता है, ये न्यूक्लियोलस। ये सब यूनिट्स क्या करती है, ये पहले तो ये इकट्ठी होती हैं, टेक प्लेस करती है किसके साथ, जब ये सिंथेसिस होता है राइबोसोमल। फिर ये क्या करती हैं, exit nucleus to cytoplasm where one large and one small subunit assemble to form ribosomes। अब ये एक इकट्ठी होके एक स्मॉल और एक शॉर्ट स्मॉल और एक लार्ज यूनिट सब यूनिट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमने यूकैरियोटिक सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल को हमने पढ़ा कि उसको नीड क्यों पड़ी, डिफरेंट सेल ऑर्गेने बनाने के लिए। अब ये कंटेन करता है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली। तो सबसे पहले हमने सेल ऑर्गेनेल कौन सी पढ़ी, न्यूक्लियस मैंने बताया क्या किस टाइप का, ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है सेल के अंदर, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन है ना, जैसा इम्पॉर्टेंट सारे हमारे फंक्शंस एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, ऐसा ही न्यूक्लियस सेल के अंदर सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने फिर द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमैटिन होता है। क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। देखो ये रोड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट देयर ऑफस्प्रिंग। देखो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये पेरेंट्स की उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं।
देखो कैरेक्टर फॉर्म, जैसे हम कह देते हैं ना कि ये तो अपनी मम्मी पे गया, ये इतने पापा पे गया, कि इसके आई कलर, ये सब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन कंटेन करता है? क्रोमोसोम्स। इसको आगे फर्दर हम अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फॉर्म में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है कौन? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जिस डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। क्रोमोसोम्स किससे बने? प्रोटीन से और डीएनए से। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये मैंने आपको बताया था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। डीएनए को हमने और क्या भी कहा है? जीन्स, मतलब इसको हम जीन्स कह देते हैं। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एट द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? ये देखो क्रोमेटिन मटेरियल में, जैसे हाँ इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इज विजिबल एज एन एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। Whenever the cell is about to divide, जब भी सेल को डिवाइड किया जाता है तो क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो किसको ऑर्गेनाइज कर देता है? क्रोमोसोम्स को। फिर आगे, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। मैंने आपको क्या था, प्रोकैरियोटिक कैसे होता है? पुराने टाइप के सेल। और जो पुराने टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि अब एआई का ज़माना है, ठीक है, अब 6G भी आने, 5G 6G का ज़माना है, तो ये तो मान लो कि 5G 6G है, कौन से? यूकैरियोटिक। बट ये जो आपके ये प्रोकैरियोटिक सेल है कौन से है? 2G वाले टाइम के, बहुत पुराने वाले टाइम के सेल है, एकदम बेकार से, ठीक है। Their DNA is present and single cellular molecule associated with specific protein. Region containing this genetic material is called nucleoid. अब देखो, मैंने बताया था आप इसकी जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है ये यूनिसेल्युलर में आता है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल टाइप ऑफ सेल। अब इसके अंदर एक ही सेल वर्क करता है, तो इसलिए ही इसकी सारी स्पेसिफिक प्रोटीन एक सिंगल सर्कुलर मोलिक्यूल के अंदर होती है। और ये जो रीजन कंटेनिंग दिस, जो वो वाला पार्ट होता है जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, वो कौन होता है? न्यूक्लियोइड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अब इसको हमने राइबोसोम्स, न्यू ऑर्गेनेली आगे द प्रोटीन फैक्ट्री। इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। सारी जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सेल के अंदर प्रोटीन कंटेन करने की, प्रोटीन को जनरेट करनी, वो किसके पास होती है? राइबोसोम्स के पास। ये टाइनी स्ट्रक्चर है, मे बी प्रेजेंट आइदर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, आइदर मतलब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम्स आर द, देखो मैंने बताया ना, साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके पास क्या फंक्शन होता है इसका? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का। फिर आगे बढ़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसी का ही टाइप है। The endoplasmic reticulum is a large organelle that spread like network within the cytoplasm of a cell. अब ये क्या करती है? ये वाली सेल ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क का काम करती है, नेटवर्क कनेक्ट करने का। और ER इज कॉन्टीन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एनवेलप। जैसे हमने न्यूक्लियस एनवेलप ये वहाँ पे पढ़ा था, ये डबल लेयर, ये कहाँ रहता है? आउटर मेम्ब्रेन की तरह। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ की रोल, प्ले क्या करता है? की रोल इन द सिंथेसिस ऑफ एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, फैट्स लिपिड्स पढ़े थे हमने। बताओ लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके क्या बनता है? ये मैंने आपको बताया था, ये बताना मेरे को। सम हॉर्मोन्स इन सम ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड सेल। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर फंक्शन पूछा जाए, भाई राइबोसोम्स मान लो एक बड़ा अमीर आदमी है, अब वो तो अपने सारे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब उसने भी अपने अंडर वर्कर रखे हुए हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रोल प्ले करता है? सिंथेसिस करने का और ट्रांसपोर्ट करने का प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, ठीक है ये। फिर द स्ट्रक्चर ऑफ ER सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। बाकी आगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। अब हमारे पास पहले हमने राइबोसोम्स पढ़ा, राइबोसोम्स के अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। क्या? रफ, एक तो रफ ER हो जाता है हमारा, एक होता है स्मूथ।
रफ से तो आप समझते हो वो खारा खारा टाइप। इट लुक्स रफ, लुक्स कैसा है इसका, रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज क्योंकि हमने पढ़ा कि इससे क्या अटैच है, इससे राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है। और ये स्मूथ क्यों होगा, क्योंकि इससे राइबोसोम्स अटैच नहीं होने, इनका ना डिफरेंस आ जाता है कि RER और SER में डिफरेंस, तो उसके पास तो राइबोसोम्स अटैच है, स्मूथ वाले के पास राइबोसोम्स अटैच नहीं है। एंड इज़ मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, लुक्स स्मूथ, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फैट। अब ये स्टोरेज भी करता है फैट और हार्मोन की, प्रोटीन तो सिंथेसाइज करता ही है, स्टोरेज भी करता है फैट की और प्रोटीन की। फिर आगे गोल्गी अपरेटस, नाम भी बड़े अजीब अजीब से है। अब न्यू सेल ऑर्गेनेल आ गया हमारे पास, गोल्गी अपरेटस। ये गोल्गी अपरेटस क्या होती है, इफ़ यू केयरफुल लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल यू विल नोटिस टेक फ्लैटन सेट लाइक स्ट्रक्चर टुगेदर दिस स्टेक फॉर्म गोल्गी अपरेटस। एक सेट लाइक देखिए ये तो है SER, इस तरह के कुछ होते हैं, ये RER, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। फिर ये होता है गोल्गी अपरेटस, ये विसल्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी हम पढ़ेंगे ये कहाँ पे क्या होता है, कैसे करते हैं। इट इज़ फंक्शनली लिंक टू ER, किससे लिंक है ये, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनेली द गोल्गी अपरेटस एक्ट लाइक अ सेल पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस की तरफ काम करता है, कैसे, इट modifies sort package प्रोटीन और लिपिड्स इनटू वेसल्स फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्रेशन और लाइबोसोम्स फॉर्मेशन। अब ये क्या काम करता है, ये मॉडिफाई करता है। मान लो यहाँ पर प्रोटीन तो हो गया सिंथेसाइज, अब प्रोटीन को पूरे सेल में के पास हर एक पार्ट में जाने के लिए तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर गोल्गी अपरेटस ट्रांसपोर्ट करता है, सेक्रेशन करता है और लाइबोसोम्स फॉर्मेशन। अब लाइसोसोम्स पढ़ते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइबोसोम्स ना एक मेम्ब्रेन होती है जो कि बाउंड करके रखती है ऑर्गन को, स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम, और वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसको हम लाइबोसोम जो है ना वो फील्ड है किससे, डाइजेस्टिव एंजाइम से, किससे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये क्या होते हैं, और ये किसके पार्ट है, RER के, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये कहाँ मिले थे हमें, लाइबोसोम्स के अंदर। अब लाइसोसोम्स के अंदर सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, जो सेल प्रोड्यूस करता है ना वेस्ट मटेरियल, एंड डैमेज्ड वोन आउट ऑर्गेनली ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज़। अब जैसे सेल है उसके अंदर भी बहुत वेस्ट मटेरियल होगा, तो अब लाइसोसोम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई वेस्ट मटेरियल के लिए। लाइसोसोम्स आर सिंगली मेम्ब्रेन बाउंड साइकिल, मैंने बताया आपको, सेक्स फील्ड होते हैं विद एंजाइम्स विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट and even damage part of the cell, keeping it clean and healthy. The product formed by breakdown are released into cytoplasm where they may be reused in other cellular process. सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, कैसे, राइबोसोम से। फिर हमने फर्दर राइबोसोम्स के फर्दर पार्ट पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या आया, SER और RER, ठीक है। वहाँ पे उनका भी और काम डिवाइड हो गया कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रोटीन। अब यहाँ पे प्रोटीन ही सिंथेसाइज हो रहा है। फिर गोल्गी अपरेटस ने क्या काम किया, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किया। फिर आगे उसको इसके बाद क्या आया, लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स, अब जो उसको प्रोटीन मिला था सेल को, उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का काम सेल के अंदर से, ठीक है। और उसको हेल्दी और क्लीन रखने का काम किसको मिला, लाइसोसोम्स को। इसलिए हम उसको डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स, जो मतलब हार्ड सब्सटेंस होते हैं ना, उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की। अब ना लाइसोसोम्स जो होता है उनको हम डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो बाहर से गंदगी आई हुई थी ना, फॉरेन मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल सच एज, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये भी जो वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको ख़त्म करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव बैग।
यहाँ पे आपको बताया गया है ह्यूमन सेल भी जो वो भी कंटेन करते हैं लाइसोमल एंजाइम्स, ठीक है। जब स्पर्म मीट करता है एग से, ये एंजाइम्स फिर हेल्प, ये जो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, ये हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग, फिर अलोइंग फर्टिलाइजेशन टू टेक, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ये सब आपको कभी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये सब आप डीपली एक्सप्लेन करोगे अच्छे से चैप्टर 11 में, ठीक है। अभी हम काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनल होगी, फिर नेक्स्ट आती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा पावर हाउस क्यों बोला गया ऐसे, क्योंकि इसके पास पावर होगी, ठीक है। पावर एक टाइप से इसके पास एनर्जी है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फिर सबसे पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए। ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसके अंदर ये छोटे छोटे पोर्स राइबोसोम्स के, ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये डीएनए है, फिर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द, उसको कहा जाता है क्योंकि दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड। क्या, जब वो क्या करने का हेल्प करता है, एनर्जी को सप्लाई करने में हेल्प करता है, जिस भी एक्टिविटी में एनर्जी नीड होती है, ठीक है। और ये एनर्जी स्टोर भी करता है अपने पास। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है इसकी स्मूथ भी होती है और एब्जॉर्बेबल भी होती है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड मतलब मुड़ी हुई, इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टल विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, फोल्डेड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ताकि केमिकल रिएक्शंस हो सके और फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन, ताकि एनर्जी को प्रोडक्शन हो सके। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेम्ब्रेन है जो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए या फिर एनर्जी प्रोडक्शन होने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है, तो वो कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोज एंड द अदर मोलिकुल आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो क्या करता है, ग्लूकोज के मोलिक्यूल को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ताकि वो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो सके जब भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस करो, ठीक है। ये सब आप लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन अच्छे से, लाइफ प्रोसेस चैप्टर है क्लास 10th में 1, उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ट्राइफॉस्फेट, इसकी हिंदी होती है एडिनोसिनो ट्राइफॉस्फेट विच एक्ट एनर्जी करेंसी। इसको एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आती है एटीपी, जो कि एनर्जी को स्टोर करने में काम आती है। विच एक्ट द एनर्जी करेंसी दैट इज़ यूज फॉर मोस्ट सेल्यूलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। अब आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, मेनली जो यही है कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। ये यूज़ करता है एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइनो ट्राइफॉस्फेट। फिर आगे आप पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होते हैं, मोस्टली ये ना प्लांट सेल के अंदर होते हैं, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। जो आपका ग्रीन कलर आता है ना, वो प्लास्टिड की वजह से ही आता है, ये पिगमेंट शो करते हैं। अब पढ़ते हैं सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल एंड बियॉन्ड। यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी बिकम फॉर्म फूड, ताकि वो क्या कर सके, सेल क्या बना सके, अपना फूड बना सके। एनिमल कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। जो हम ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स हैं, वो हम तो अपने सराउंडिंग में से, कैसे मम्मी खाना वो सब्जी लेके आती है, फिर कुकर पे खाना बनाते हैं। प्लांट्स तो नहीं ऐसा करते कि वो भी सब्जी खरीदने जा रहे हैं, प्लांट्स तो खुद सब्जियाँ देते हैं, तो उनका खाना कैसे बनता है, ठीक है। टू ऑब्टेन हाउएवर प्लांट सिंथेसिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आपको ये पता है फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस की, प्लांट कैसे सिंथेसिस करता है अपना फूड, सनलाइट की हेल्प से, सॉइल की हेल्प से और वाटर मिनरल्स की हेल्प से। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसिस देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज़। लेकिन हम अब लोकेशन पढ़ेंगे, प्लांट कौन से अपने पार्ट के अंदर क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं। एक तरह से किचन कहाँ है उनके, हमें ये पता करना है। प्लांट यूज अब उनके पास ना, प्लास्टिड का
हाँ, प्लांट आर यूज स्पेशल ऑर्गेनिल कॉल्ड प्लास्टिड, जिसको हमने प्लास्टिड का नाम दिया गया है, फॉर फूड सिंथेसिस और स्टोरेज। मेनली प्लास्टिड क्या काम करते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं और स्टोरेज करते हैं किसकी, फूड की। एज यू हैव लर्न प्लांट रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वही मैंने आपको बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हाँ, ये सॉरी, जो मैंने अभी कलर के बारे में बताया था कि वो ग्रीन पिगमेंट कलर किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल की। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ग्रीन कलर होगा लीव्स का, अदरवाइज नहीं होगा। और ये प्लास्टिड के अंदर होते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। मैंने आपको बताया कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि प्लास्टिड का ही एक टाइप है। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन थे ना, तो ऐसे ही ये भी डबल मेम्ब्रेन है, जिसको हम कहते हैं इस सब्सटेंस वो। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर आर सेमी फ्लूइड। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या है, एक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं स्टोमा। विद इन द स्टोमा आर डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट कंटेन क्लोरोफिल। अब स्टोमा क्या करता है, एक डिस्क शेप का है और अपने अंदर क्लोरोफिल कंटेन करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आप एक बार ना इसका अच्छे से डायग्राम देख लीजिए। ये छोटे छोटे पोर्स राइबोसोम्स के, स्टोमा को मैंने बताया क्या, ये क्या कंटेन करता है, लिक्विड सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को कंटेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमा। आउटर मेम्ब्रेन ये डीएनए है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होते हैं, प्लास्टिड के अंदर, है ना। द शुगर सिंथेसाइज इन द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन स्टोमा। जो कि शुगर सिंथेसाइज हुई है वो किस में स्टोर होगी, स्टोमा में, अलॉन्ग विच स्टार्च ग्रैन्यूल्स, मतलब स्टार्च जो होता है ना एनर्जी की फॉर्म में वो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सम फीचर दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्लास्टिड, जो देखो हमने जो राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस और लाइबोसोम्स, वो हमने एक पार्ट पढ़ा जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था और जो वेस्ट मटेरियल होता है लाइसोसोम्स उसको एक्सक्रीट कर रहा था। फिर हम आए माइटोकॉन्ड्रिया पर, अब हम करता है खाने की बात चल के। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा पार्ट है जो कि एनर्जी स्टोर करता है, वो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने पढ़ा कि अब खाना कहाँ बनता है, किचन क्या है इसकी सेल की, तो हमने प्लास्टिड के अंदर ये सारा पढ़ा। और क्लोरोप्लास्ट पढ़ा जो कि ग्रीन कलर देता है। हाँ ये हमने पढ़ लिया था। दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब आपने देखा होगा इनके स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए था और इसके पास क्लोरोप्लास्ट के भी डीएनए, तो इनके पास अपने खुद के डीएनए होते हैं राइबोसोम्स, एंड दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो इसलिए ये क्या कर सके, अपना खुद का प्रोटीन जिसके पास राइबोसोम्स होंगे ना, मतलब वो अपना खुद का ही प्रोटीन जनरेट करेगा। दीज कैरेक्टर्स सजेस्ट द बोथ माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड शेयर इन्वोलेंट्री हिस्ट्री विद सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब हम इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं। आर देयर एनी अदर प्लास्टिड इन प्लांट सेल दैट कंटेन एनी पिगमेंट अदर देन ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट मतलब हमें ये तो पता लग गया कि लीव्स को ग्रीन कलर कहाँ से मिल रहा है, किसकी वजह से, जो आपके पास ये ग्रीन पिगमेंट, हाँ क्लोरोफिल दे रहा था। अब हमें क्या ग्रीन पिगमेंट के अलावा कोई और भी अदर पिगमेंट है। हाउ डू फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल एक्वायर वेरिएट कलर, मतलब डिफरेंट कलर होते हैं। फ्लावर पेटल्स, फ्रूट्स, प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। दीज प्लास्टिड आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर के होते हैं उसको हमने स्पेशल नेम दिया क्लोरोफिल। अब डिफरेंट जो आपके पास आ गए क्रोमोप्लास्ट, जो कि फ्लावर का कलर, भाई फ्लावर ऐसा तो नहीं होता ग्रीन ही कलर के होता है, डिफरेंट कलर के होते हैं। और जो उनकी टहनी होती है, ठीक है, ऐसा भी होता है, लीव सारी ग्रीन कलर की नहीं होती, उनमें बीच में येलो कलर भी आ जाता है, ठीक है। क्रोमा मीन्स कलर, देयर पिगमेंट में बी येलो, ऑरेंज, रेड। देखो उनकी पिगमेंट क्या होती है, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट ग्रीन के अलावा येलो, ऑरेंज, रेड इस टाइप के कलर कंटेन करता है। आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर इन सच फ्लावर फ्रूट। इन सच ब्राइट कलर हेल्प अटैक टू pollinators, pollination and fruit eating animal that seed dispersal। वो पोलिनेशन एक प्रोसेस होता है जो कि आप 10th में पढ़ेंगे, आई थिंक अभी चैप्टर 11 में भी पढ़ लेंगे आप। वो जब
इंसेक्ट्स आते हैं और वो जो बीज या फिर जो उनका खाना होता है वो लेते हैं, वो सब होता है। सम प्लास्टिक लैक पिगमेंट एंड दर आर कलरलेस, जो उनसे कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनके पास कमी होती है किसकी, पिगमेंट की, वो कैसे हो जाते हैं, कलरलेस। अगर आप समझ जाना कोई भी फ्लावर है जो बिल्कुल कलरलेस डल है एकदम, तो मतलब उसके पास एक प्रॉपर पिगमेंट नहीं है। दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, उनको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं जो कि कलरलेस होते हैं। ल्यूको मीन्स वाइट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है फूड मटेरियल, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर। सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो टैरो सेल स्टोर स्टार्च, स्टार्च भी एक इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब वैक्यूलस ये क्या होती है, ऑर्गेनिल फॉर स्टोरेज और सपोर्ट के लिए मिलती है। प्लास्टिक सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट प्रोड्यूस फूड एंड टेम्परली स्टोर इट। अदर प्लास्टिक सच एज ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड। अब अदर ल्यूकोप्लास्ट है जो कि क्या करते हैं, स्टोर करने में, फूड में हेल्प करते हैं। बट वेयर आर वाटर, मिनरल एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर इन द सेल, लेकिन वाटर, मिनरल और वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर होता है। वाई डू प्लांट लुक विल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, और वो ऐसे मुरझाए क्यों दिखते हैं जब उनको एक सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं मिल पाता। इन ए मैच्योर प्लांट सेल देयर इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय सिंगल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। द वैक्यूल इज फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैक। अब देखो ये जो वैक्यूल है ना, किससे फिल है, किससे फिल है, ये वाटरी। जब भी आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि पानी की कमी हो रही है, पेड़ मुरझा रहा है, ठीक है, तो समझ जाना वो कहाँ से, कौन से टॉपिक से है, वैक्यूल से, क्योंकि ये वैक्यूल किससे फिल्ड है, वाटरी फ्लूइड्स कोल्ड सेल्स है। द वैक्यूल स्टोर वाटर। अब देखो ये स्टोर करता है वाटर, मिनरल, शुगर, वेस्ट मटेरियल, ये सब को स्टोर करता है। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प मेंटेन द pressure inside the cell which keep plant cell form. When a plant does not get enough water the vacuole loses water, the cell becomes less form, plant get wilted। अब देखो, अब हम ह्यूमन बीइंग पानी देंगे तो उन्हें मिल जाएगा, बारिश क्या पता कितने दिन में हुई है ना, तो इसलिए वैक्यूल्स उनके पास अपना एक तरीका है कि अगर उनके पास पानी की कमी है और फूड मटेरियल या फिर मिनरल्स की कमी है, तो वो वैक्यूल्स की हेल्प से अपने अंदर क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं वाटर। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर समटाइम्स प्रेजेंट ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल। एनिमल सेल में कभी कभी प्रेजेंट हो जाते हैं वैक्यूल्स, वैसे जो एनिमल सेल होता है वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं सारा, ठीक है, इसलिए मेनली तो ये ना प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये टेम्पररी है, वैसे तो ये डिपेंड जो प्लांट्स होते हैं, मतलब प्लांट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, ह्यूमन बीइंग पे, लेकिन ये अपने भी टेम्पररी स्टोरेज कर देते हैं जिसके वैक्यूल्स के अंदर। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, आगे का फर्दर हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।